बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी थर्ड एक्सरसाइज। पहली दो एक्सरसाइजेस जो हैं उनकी वीडियोस आप देख चुके होंगे, ठीक है, आपने वो लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे। तो जैसे हमने 4.1 और 4.2 में पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई थी, ठीक है, उसने हमें फ्रैक्शंस दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह से हमने क्या करना है 4.3 में भी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। लेकिन 4.3 में और 4. यानी हर एक्सरसाइज में वो क्या कर रहा है, आपको फ्रैक्शंस की जो टाइप है वो चेंज करके दे रहा है। फ्रैक्शंस की जो टाइप है ना वो चेंज हो रही है हर एक्सरसाइज में। जैसे जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें जो फ्रैक्शंस थी उनके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर थे, ठीक है ना, और नॉन रिपीटेड थे, यानी कि उनकी होल पावर 1 होती थी। अब हमारे 4.2 पे, तो 4.2 जो है इसमें फैक्टर्स जो थे डिनोमिनेटर में थे तो लीनियर, लेकिन उनकी जो पावर थी वो 2 थी, होल पावर जो थी ना 2 थी, यानी कि फैक्टर रिपीट हो रहे थे, लीनियर फैक्टर थे और साथ में रिपीट हो रहे थे। आगे जो तीसरी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जो फैक्टर्स दिए होंगे ना वो लीनियर नहीं होंगे, यानी कि नॉन लीनियर फैक्टर्स उसने आपको दिए हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन नॉन रिपीटेड है, यानी कि होल पावर जो है उनकी वो 1 ही होगी, होल पावर 2 नहीं होगी। तो ऐसी फ्रैक्शंस की अब हमने क्या करनी है, पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखें ऊपर मैंने टाइप लिखी है, फ्रैक्शंस विद नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स इन डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स का मतलब डिनोमिनेटर में, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक्सरसाइज नंबर 4.3 पे। हमने क्या करनी है, बनानी है पार्शियल फ्रैक्शंस। यहाँ पे चेक करें आप फैक्टर्स, ये वाला फैक्टर लीनियर, लेकिन ये वाला फैक्टर उसने क्या दे दिया, क्वाड्रेटिक, यानी हर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में लाजमी तौर पर क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, ठीक है। और ये ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि इररेड्यूसिबल है। इररेड्यूसिबल, इररेड्यूसिबल का मतलब आप समझते हैं कि यानी ये ऐसा फैक्टर है जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसकी फैक्टराइजेशन करके आप इसको लीनियर फैक्टर नहीं बना सकते, ठीक हो गया। तो देखिए हमने क्या करना है, इसको लाइट इस तरह से करना है। पहले आप चेक कर लें फ्रैक्शन जो है प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो आपको पता चल जाएगा प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री 1 और नीचे वाले की इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, तो मल्टीप्लाई होके डिग्री डिनोमिनेटर की हो जाएगी 3, ठीक है। न्यूमरेटर की डिग्री आपके पास 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे 3 है, तो इट्स मीन कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हमने लेट करनी है इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। लेट 3x माइनस 11 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो लीनियर फैक्टर है इसके ऊपर तो आपने a ही लेना है, ठीक है ना, a के नीचे आपने इसको लिखना है a ओवर x प्लस 3। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक है इस पर आपने इस तरह से जो एक्सप्रेशन है ना उसको लेना है bx प्लस c, यानी कि a आप ले चुके हैं, ठीक हो गया। तो a से अगला जो वेरिएबल है वो b के साथ आपने x लेना है, ठीक है, और आगे b से अगला वेरिएबल जो है उसको ऐड करके तो एक एक्सप्रेशन बना लेना है, ठीक हो गया। इस तरह से जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो उसके ऊपर यानी उसका न्यूमरेटर आपने इस तरह का एक एक्सप्रेशन लेट करना है। जैसे देखें, अगर आपके पास ये लीनियर फैक्टर ना होता, ये आपके पास होता क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो आपने यहाँ पे a नहीं था लिखना, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना था ax प्लस b, और यहाँ पे अगर लीनियर फैक्टर होता तो आपने फिर इधर लिखना था सिर्फ c लिख देना था। यानी लीनियर फैक्टर जो होता है ना स्टूडेंट्स, उस पर सिर्फ आप एक लेटर लेते हो, a ले लिया, b c कुछ भी, ठीक है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर आपने लेटर नहीं लेना, उस पर आपने एक एक्सप्रेशन लेना है। और लीनियर एक्सप्रेशन देखें ना, इसकी डिग्री जो है वो 1 है, पावर जो है इसकी 1 है, तो इस वजह से ये लीनियर एक्सप्रेशन है। जी तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो है आएगा a और इसके ऊपर bx प्लस c और डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम क्या लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो डिनोमिनेटर है यही एलसीएम आता है ना, मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर होगा हमेशा वही एलसीएम आएगा। तो ये एलसीएम है, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय एलसीएम। एलसीएम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा खत्म, और यहाँ पे आएगा 3x माइनस 11, और यहाँ पे a के साथ आएगा x प्लस 3 कट जाएगा ना, जब इस वैल्यू को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 3 कट जाएगा, और a के साथ आएगा x स्क्वायर प्लस 1, और जब आप bx प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को तो x स्क्वायर प्लस 1 से कटेगा, और bx प्लस c के साथ आएगा x प्लस 3, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, हमें a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए हमें। तो हम ये हमारे पास लीनियर वेक्टर है, इसको 0 के इक्वल रखें, x की वैल्यू निकालें और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो जब हमने स्टूडेंट्स x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखा तो हमें x की वैल्यू मिली -3, ठीक हो गया। अब हमने इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 पुट कर देना, ये -3 -11a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे देखें b, x की जगह -3, c की जगह c, x की जगह -3 और ये +3, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स ये -3 + 3 हुआ 0, ये 0 जो है जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी वैल्यू जो है ये हो गई 0, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 और 1 10, यानी कि 10a वैल्यू आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे देखें 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 -11 -20, और यहाँ पे 10a आ गया। अब 10 जो है इधर आगे डिवाइड होगा -20 से, तो a की वैल्यू आ गई -2, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आपके पास जो a की वैल्यू आई है वो -2 आई है। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए b और c की वैल्यू, और हमारे पास नीचे कोई लीनियर फैक्टर नहीं है। तो अब हमने ये जो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखें जरा 3x माइनस 11 एज इट इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx को x से मल्टीप्लाई किया तो bx स्क्वायर, bx को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3bx, और c को x से मल्टीप्लाई किया तो cx, ठीक हो गया ना, ये आ गया cx, और c को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3c, ठीक हो गया। अब देखिए अब हमने क्या करना है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो हम अलग कर लेते हैं, a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद x वाली वैल्यू देखें तो ये 3b प्लस c और ब्रैकेट के बाहर x, और अब उसके बाद देखिए जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो है a और 3c, तो यहाँ पे हमने लिख लिया a प्लस 3c जी। तो स्टूडेंट्स ये हमने लिख ली, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हमने लिखे, एक्स के कोएफिशिएंट लिखे और कांस्टेंट टर्म्स लिख ली। तो अब यहाँ पे हमारे पास है 3x माइनस 11, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, b की भी चाहिए, c की भी, तो यहाँ पे b है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर के जब कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए तो a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इट्स मीन उसका कोएफिशिएंट 0 है, यानी ये वाला जो कोएफिशिएंट है इसको हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे होगा 0, तो a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं -2 प्लस b इज इक्वल टू 0, -2 जब इधर आया तो +2 हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने c की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ
कोएफिशिएंट्स भी कंपेयर कर सकते हो और आप कांस्टेंट टर्म्स जो हैं उनको भी कंपेयर कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो हम x की कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, इस स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x, यानी दोनों के हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हमने x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए, अब यहाँ पे हम x के करते हैं। तो x का इस साइड पे कोएफिशिएंट देखिए 3 और इस साइड पे x का कोएफिशिएंट है 3b प्लस c, ठीक हो गया। अब b की वैल्यू है हमारे पास 2, तो b की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू लिख दी, 3 2 आर 6, 6 इधर आके माइनस होगा तो 3 माइनस 6 और यहाँ पे आ गया c। ये तो स्टूडेंट c की वैल्यू हमारे पास जो आई है, c की वैल्यू हमारे पास आ गई, चलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, c इज इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस 3, ये c की वैल्यू है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3। अब हमने क्या करना है, तीनों वैल्यूज आ गई, इसे क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हमारा बन जाएगा आंसर। तो इसको मैं यहाँ पे पुट करती हूँ। अब आपने लिखना है पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज ने पुट की, तो 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की जगह देखिए हमने क्या लिखा है -2 और डिनोमिनेटर में x प्लस 3 और b की जगह पे हम देखें क्या लिखेंगे 2x की जगह x और c की जगह ये देखिए ये प्लस है ना, लेकिन c की वैल्यू के साथ माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको सॉल्व किया। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो भी हमने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेथड जो है वो सेम टू सेम यही है। तो हम कुछ और क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होने हैं जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए क्या करना है, ये आपके पास है लीनियर फैक्टर, ये फैक्टर है आपके पास क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने a लेना है और इसके ऊपर आपने लेना है bx प्लस c, ठीक है। इस तरह से करेंगे इसको सॉल्व। तो लेट करके हम पार्शियल फ्रैक्शंस, लेट 9x माइनस 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसके ऊपर ये लेंगे क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है a ओवर x प्लस 3 और इसके ऊपर आपने लिखना है bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास होगी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के, तो एलसीएम यही आएगा। जब एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9x माइनस 7 और a के साथ x प्लस 3 क्योंकि कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 आएगा इसमें से, इन दोनों में से। और bx प्लस c जो है इससे जब मल्टीप्लाई होगा ना एलसीएम इस वैल्यू से, तो x स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा और x प्लस 3 इसके साथ आएगा। ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है। पुटिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to -3, ठीक है। x is equal to -3 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां वहां -3 पुट कर दें। -3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू -3 प्लस c
-3 + 3, जहाँ जहाँ x था ना वहाँ हमने देखे -3 पुट किया जी। तो स्टूडेंट्स क्या बना, ये वैल्यू हमारे पास आई 9 3s are 27, -27 और -7, -27 -7, और यहाँ पे देखें ये वैल्यू आपके पास 10 बनेगी। -3 का स्क्वायर जो है वो हो गया 9, 9 और +1 10, तो ये वैल्यू आपके पास बन गई 10a, यानी a को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। -3 + 3 0, 0 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई 0। और यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। आपको पता है जब दोनों वैल्यूज़ के साथ साइन एक जैसा होता है तो ऐड करते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 27 में जब 7 ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई 34, -34, और ये आ गया 10a। अब 10 जो है a से डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आ गई, इसकी कटिंग करें दोनों की 2 से तो ऊपर -17 और डिनोमिनेटर में 5, तो 17s are 34 और 2 5s are 10, तो यानी a की वैल्यू आ गई -17/5, ये वैल्यू a की आ गई। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पता है इक्वेशन नंबर 2 को हमें करना है सिंप्लीफाई और फिर फर्दर जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 जो है इससे देखें क्या इक्वेशन मिलेगी आपको, 9x - 7 इज इक्वल टू, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ax² + a, bx को x से मल्टीप्लाई करें तो bx², और bx को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3bx, और c को जब x से मल्टीप्लाई हमने किया तो cx, ठीक हो गया, ये वैल्यू बनी cx, और c को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3c, ये इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 9x - 7, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, पहले x² की कोएफिशिएंट्स अलग करेंगे, फिर x की अलग करेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म्स, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। तो करते हैं इसको, एक ये वैल्यू है x² वाली और एक ये, यानी a + b आएगा ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर x², यानी x² के जो कोएफिशिएंट्स थे ना उनको हमने लिख लिया ब्रैकेट में। उसके बाद देखिए x के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे हम, तो x के कोएफिशिएंट्स हैं 3b + c और ब्रैकेट के बाहर x, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास आई a + 3c, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स आ गई जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में आई थी। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें चाहिए b की वैल्यू और c की वैल्यू, तो x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं पहले और उसके बाद x की करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखना है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x x² के और x के कोएफिशिएंट्स हमने कंपेयर करने हैं। तो जी स्टूडेंट्स, x² के कोएफिशिएंट्स इस साइड पे है a + b और इस साइड पे कुछ नहीं है, x² वाली वैल्यू नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट होगा 0। अब हमने a की जगह यहाँ पे पुट करना है -17/5 + b। अब ये -17/5 जब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +17/5, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई 17/5। अब हमने क्या करना है, अब हम x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, तो देखें जरा 3b + c इज इक्वल टू, यहाँ पे x की कोएफिशिएंट 9, ठीक हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, b की, तो b की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स 3 × 17/5 + c इज इक्वल टू 9। अब देखिए 3 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 51/5, ठीक हो गया। आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आती तो आप कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, नो इशू जी। तो स्टूडेंट्स अब देखें ये जो 51/5 है जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस होगा, तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी c इज इक्वल टू 9 - 51/5। अब इसका आपने लेना है एलसीएम, तो एलसीएम लेना आपको आता है। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और फिर बटे के ऊपर लिखना है, तो ये आएगा 5 9s are 45 - 51
over 5। जी तो स्टूडेंट्स हमने जब 51 में से 45 को माइनस किया तो ये वैल्यू आई -6/5। ये वैल्यू हमारे पास सी की आ गई। सी की वैल्यू हमारे पास आई है -6/5। हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, उसके बाद हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यूज भी सी की वैल्यू भी आ गई। तीनों वेरिएबल्स हो रहे हैं, उनकी वैल्यू आ गई है। तो हमने इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है और हमारे पास फिर जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो बन जाएंगी। तो और पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, इधर ही हम लिख लेते हैं, आपने नीचे लिखना है, ठीक है। ये बोर्ड है ना, तो क्योंकि स्पेस का मसला होता है इसलिए मैं यहाँ पे इसके सामने लिखने लगी हूँ। वैल्यूज पुट जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x - 7/x+3 इंटू x² + 1 = ए की जगह हमने क्या लिखना है -17/5 और डिनोमिनेटर में है x+3 प्लस की प्लस का साइन लगाया। बी की जगह देखिए क्या लिखेंगे हम 17/5 x और सी की जगह पे -6/5 और डिनोमिनेटर में x² + 1 इस तरह। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे तो यही वैल्यू आएगी। यहाँ पे ये जो 5 डिनोमिनेटर में है ना, ये x+3 से आगे क्या होगा मल्टीप्लाई। इधर आ गया 5 और ऊपर क्या आया -70। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू है इसका हमने एलसीएम लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एलसीएम लेके दिखाती हूँ। ये आएगा बनेगा 17x - 6/5 क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो जब दोनों वैल्यूज के डिनोमिनेटर में 5 है तो एलसीएम लेना बहुत ईजी है, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 है ये पहले इसके बटे में आएगा और फिर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी x² + 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 और बटे के ऊपर आएगा 17x - 6 और जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आपने गिवन फ्रैक्शन लिखनी है 9x - 7/x+3 इंटू x² + 1। ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई। अब स्टूडेंट्स एक बात और आपने याद रखनी है, ठीक है। एक पॉइंट मैं आपको बताने लगी हूँ, वो आपने बड़े अच्छे से जहन में रखना है। वो पॉइंट ये है कि जब हो सकता है जब आप ये आंसर जो है पीछे जो बुक के पीछे आंसर होती है ना, उनसे जब आप इसे कंपेयर करो तो ये वो वाला आंसर ना हो, लेकिन फिर भी हमारा आंसर ठीक है। वो इसलिए कि जिस तरह से हमने पार्शियल फ्रैक्शन एज्यूम की होती है ना, हमारा आंसर उसी तरह का आता है। अगर हम यहाँ पे लिख लेते ax + b/x² + 1 + c/x+3 तो भी ठीक था। मतलब ये अगर आप x² + 1 वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हो डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो ऊपर फिर आपको ax + b लेना पड़ना था ना, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में फिर आपने क्या लिखना था x+3 और ऊपर क्या आना था c, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म जो थी ये थोड़ी सी डिफरेंट होनी थी, तो उस लिहाज से जो आंसर था वो भी क्या होना था डिफरेंट। सिर्फ ये है कि मतलब आपने इसको जो रूल्स हैं उनको आपने वायलेट नहीं करना, ठीक है। रूल्स जो हैं उनको आपने फॉलो करना है। यहाँ पे जो अगर लीनियर फैक्टर है तो उसके ऊपर सिर्फ आप सिंगल वेरिएबल लेंगे, अगर क्वाड्रेटिक है तो फिर ऊपर आपने इस तरह से एक्सप्रेशन लेना है, उसके लिहाज से सॉल्व करें। आप इसका ना चेक भी कर सकते हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फ्रैक्शन बनेगी, यानी ये जो आपके पास 2 फ्रैक्शंस आई है ना, इनको जब आप ऐड करोगे तो यही फ्रैक्शन आएगी। जी तो स्टूडेंट्स ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले हैं, अब उन्हें कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है प्रॉपर
प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में उसने कोई भी क्वेश्चन आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला नहीं दिया, उसने सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमने एक हिंट यूज़ करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही हिंट यूज़ हुआ है, उसने बुक पे दिया भी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही हिंट यूज़ करना है तो मैंने जो है वो यहाँ पे लिख लिया इस क्वेश्चन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टूडेंट्स, सॉल्व करने का मेथड जो है वो वही है, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट होगी हर क्वेश्चन में, तो इसलिए जो है यानी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। बाकी ज़्यादा पार्ट्स आपको इसलिए नहीं करवाए क्योंकि प्रोसेस एक ही जैसा है और क्वेश्चन लेंथ ही है, थोड़े ना लंबे हैं, टाइम ज़्यादा लगता है सॉल्व करने में, तो ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा ना जी। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या करना है, ये जो x³ + 1 है ना, इसको आप लिख सकते हो x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x + 1। किस तरह से, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये देखें ना, x³ 1 को आप 1 का क्यूब लिख लो तो ये बन गया a³ + b³ और ये इक्वल होता है a + b इंटू a² माइनस ab + b²। तो ये फार्मूला यूज करके ना उसने x³ + 1³ को ये लिख लिया, ठीक हो गया। क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन होती है ना, आप इस बात का भी ध्यान रखें, जब भी डिनोमिनेटर वाले फैक्टर की फैक्टराइजेशन होती हो, ठीक है ना, फर्दर फैक्टराइजेशन हो, तो आपने लाजमी तौर पे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो करते हैं इसको। देखिए आपने क्या करना है, ये आपके पास x² + 1 ओवर x³, तो आप इसको लिख सकते हो x² + 1 ओवर x³ + 1 इज इक्वल टू, ऊपर यही आएगा x² + 1 और डिनोमिनेटर में आएगा x, यानी इसकी जगह पे ना ये वाली वैल्यू लिखते हैं x + 1 इंटू x² माइनस x + 1, ठीक हो गया। अब क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली और फर्दर अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपके पास एक लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस लेट करेंगे। लेट x² + 1 डिनोमिनेटर में x + 1 इंटू x² माइनस x + 1 इज इक्वल टू, x + 1 के ऊपर हमने लिखना है a और डिनोमिनेटर में है x + 1 और x² माइनस x + 1 के ऊपर हमने लिखना है bx + c और डिनोमिनेटर में x² माइनस x + 1। इसको हम क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शंस लेट कर ली। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, वही मेथड है, लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखें, वैल्यू निकालें, बल्कि पहले हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो स्टेप हमने छोड़ दिया। तो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इस साइड पे x² + 1, यहाँ पे x + 1 कट जाएगा और a के साथ आएगा x² माइनस x + 1। यहाँ पे bx + c जो है इसका इस वैल्यू के साथ जब आप एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कट जाएगी ना, क्योंकि ये और ये सेम है, तो ये वाली वैल्यू 7 आएगी, x + 1 जो है ये 7 आ जाएगा। तो अब हमने जो ये हमारा लीनियर फैक्टर है इसको 0 के इक्वल रखें, पुटिंग x + 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे हमने पुट करना है -1 और कैलकुलेशन आपने बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि अगर आपकी पहली वैल्यू गलत निकली तो नेक्स्ट वाली जो है वो डेफिनेटली गलत निकलेगी, ठीक है। तो आपने कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 या x पे स्क्वायर है तो -1 पे भी स्क्वायर +1 a इंटू x² है तो -1 का स्क्वायर माइनस x की जगह -1, ये वाला माइनस ये है, ठीक है, और ये माइनस इस वैल्यू वाला +1 प्लस b इंटू x की जगह -1 प्लस c और ये -1 + 1। अब देखिए स्टूडेंट्स ये -1 + 1 ये होगा 0, ठीक हो गया ना, 0 होगा तो इस वैल्यू को भी 0 कर देगा, ये सारी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 1 और 1 हो गया 2 और a के साथ -1 का स्क्वायर आएगा 1, ये माइनस +1 प्लस ये मैं 1 ये वाला छोड़ दी थी
ए की वैल्यू हमारे पास बनी, ये आ गया 3a × 2, तो a की वैल्यू आ गई 2/3। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमने अभी क्या किया, a की वैल्यू निकाल ली। अब हमें b और c की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x² + 1 = ax² - ax + a प्लस bx² + bx को ना इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, c को x से मल्टीप्लाई किया तो cx, और c को 1 से मल्टीप्लाई किया तो c। अब देखिए स्टूडेंट्स, x² + 1 एज इट इज, और a और b जो है इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, x² दोनों में से कॉमन ले लिया, यानी x² के जो कोएफिशिएंट्स हैं ना वो हमने अलग कर लिए। अब हम जो x है उसके कोएफिशिएंट्स अलग करते हैं, तो देखें x का कोएफिशिएंट a नहीं है, -a है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, -a, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट +b, तो +b लिखेंगे, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट c, यानी जहाँ जहाँ x के कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे हमने लिख लिए। उसके बाद हमने लिखनी है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म एक वैल्यू है a और दूसरी c, यानी कांस्टेंट टर्म जो है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a + c। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने जो है x के कोएफिशिएंट्स अलग किए, x के अलग किए, और कांस्टेंट टर्म्स अलग कर दिए। अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x², ठीक हो गया। तो x² का कोएफिशिएंट इस साइड पे देखिए 1 है, और इस साइड पे है a + b। अब a की जगह आपने क्या लिखा, 2/3, और प्लस b, ये 2/3 इधर आगे -2/3 हो गया, ये b। इसको कैलकुलेट करें, 3 × 1 = 3, 3 में से 2 निकला तो 1/3, यानी b की वैल्यू 1/3 आ गई, ये b की वैल्यू आई। अब आपने क्या करना है, अब आपको c की वैल्यू चाहिए, तो आप x के कोएफिशिएंट्स भी कंपेयर कर सकते हो, कांस्टेंट टर्म्स भी। तो यहाँ पे देखिए x के कोएफिशिएंट्स में ज़्यादा वैल्यूज है, इसलिए हम कांस्टेंट टर्म्स जो हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करना आसान है। जी तो स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म्स जो है उनको इस साइड को देखिए क्या है, 1, और इस साइड पे कांस्टेंट टर्म है आपके पास a + c। अब हमने क्या करना है, a की जगह पे उसी तरह से 2/3 पुट करें, + c, और बिल्कुल उसी तरह की 2/3 इधर आगे माइनस होगा, तो 1 - 2/3 जो वैल्यू यहाँ पे बनेगी, यानी c की वैल्यू भी आपके पास आएगी 1/3। ये c की वैल्यू आ गई आपके पास स्टूडेंट्स। a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, तो इन वैल्यूज को अब यहाँ पे पुट करना है और आंसर बनाना है हमने, ठीक है। इधर हम वैल्यूज पुट करने लगे हैं किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये बनेगा x² + 1, और डिनोमिनेटर में x + 1 × x² - x + 1, a की जगह पे पुट करना है 2/3, और डिनोमिनेटर में x + 1 प्लस b की जगह पे हमें पुट करना है 1/3 x, प्लस c की जगह पे हमें पुट करना है 1/3, और नीचे डिनोमिनेटर में है x² - x + 1, तो इन वैल्यूज को लिखा x² - x + 1। तो ये वैल्यू 3 जो है वो x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 3 × x + 2 / 3 × x + 1, प्लस अब यहाँ से 3 और यहाँ से 3 जो है एलसीएम आता है 3, और जो एलसीएम आएगी वैल्यू डिनोमिनेटर में वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगी, 3 × x² - x + 1, ये बटे के नीचे, और बटे के ऊपर यहाँ पे 1 × x + 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बटे के नीचे वाली जो वैल्यू थी ना, यानी आपके पास था 1/3 और 1/3, तो 3 और 3 का जब हमने एलसीएम लिया 3 आया, वो 3 जो है वो डिनोमिनेटर के साथ, वो 3 जो है स्टूडेंट्स वो बटे के नीचे वाली वैल्यू के साथ हो गया मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बन गई रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस, मतलब कि इन दोनों को जब आप सम अप करोगे ना तो आपके पास ये जो गिवन फ्रैक्शन थी ये आ जाएगी, ठीक
ठीक हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज नंबर 4.3। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.4 के साथ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी भी पॉइंट से समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी पूछना है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।